आप क्या बात कर रहे हैं? आप भारतीय समाज को जानते हैं? आप चाहते हैं कि हम कानून को ख़त्म कर दें? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा की गई। हाँ दोस्तों, एक एनजीओ जनश्रुति पीपुल्स वॉइस, उसके द्वारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड साधना संधू के माध्यम से एक जनहित याचिका दाखिल की गई और उस जनहित याचिका में 498A यानी डाउरी और हैरेसमेंट, मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के संबंध में गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई। आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखेंगे आज के इस एपिसोड में कि इस जनहित याचिका में किस तरीके की गाइडलाइंस इशू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा किस तरीके की गंभीर टिप्पणियां की गईं और फाइनली इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। तो जुड़े आखिर तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या था। साथियों, जो जनहित याचिका दाखिल की गई जनश्रुति पीपुल्स वॉइस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसकी डिटेल पूरी आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में कई मांग की गई 498A के संबंध में, मेंटेनेंस के संबंध में और डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगों को बता देता हूँ। वैसे तो लगभग इसमें 15 चीज़ें मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि गाइडलाइन जारी करते हुए ये किया जाए। पहली बात तो ये कही गई कि एक ऐसे दिशा निर्देश तैयार किए जाएं जिससे कि सीआरपीसी की धारा 125 से 128 जो मेंटेनेंस से संबंधित धाराएं हैं और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 जो इंटरम मेंटेनेंस की धारा है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों को लिंग तटस्थ घोषित किया जाए, यानी ये किसी लिंग विशेष के लिए ना हो। दूसरी बात, वैवाहिक विवादों में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए संतुलित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 498 में संशोधन किया जाए। जो 498A की धारा है उसमें इस तरीके का संशोधन किया जाए कि ये सभी के लिए संतुलित हो सके, इक्वल तरीके से हो। इस संशोधन की मांग की गई। 498A और 125 सीआरपीसी और घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत जो मामले दर्ज होते हैं उससे पहले अनिवार्य रूप से प्रिलिमिनरी जांच की जाए। दोस्तों, प्रारंभिक जांच की जाए। बिना प्राथमिक जांच के 498A घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ते के मुकदमे भी दायर ना किए जाए, यह मांग की गई। वैवाहिक अपराधों के झूठे मामलों में फंसे व्यक्तियों को मुआवजा देने का तंत्र स्थापित किया जाए। भरण पोषण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, भरण पोषण और गुजारा भत्ता के दावों को हल करने के लिए अदालत द्वारा 90 दिन की समय सीमा तय की जाए। मेंटेनेंस के केसेस को 90 डेज के अंदर खत्म किया जाए, यह मांग की गई। अगर जीवन साथी शिक्षित है, अगर लाइफ पार्टनर शिक्षित है तो उसे सिर्फ 2 वर्ष तक ही मेंटेनेंस मिले, इसके आगे ना मिले। सुलह वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। कुशलतापूर्वक सहानुभूतिपूर्वक मामलों को संभालने के लिए बहुविषयक वैवाहिक समर्पित विशेषज्ञता मंच बनाया जाए। ऐसे एक्सपर्ट का मंच बनाया जाए जिसमें अलग अलग विषयों से के एक्सपर्ट लोग शामिल हों और मल्टी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग शामिल हों। अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। सभी भरण पोषण और गुजारा भत्ता के मामलों में मानकीकृत वित्तीय प्रकटीकरण प्रारूपों का प्रवर्तन करना, देरी को कम करने, पहुंच को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल केस प्रबंधन, इस तरीके की तमाम मांगे की गई। संबंधित मामलों का एकीकरण ताकि एक ही पक्ष के बीच सभी वैवाहिक विवादों का निपटारा एक ही कार्यवाही में की जा सके, यानी जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस हैं इन सब की सुनवाई एक ही कार्यवाही में की जा सके। लैंगिक संवेदनशीलता, निष्पक्ष प्रवर्तन प्रथाओं पर कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका के लिए विशेष प्रशिक्षण यानी स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए न्यायाधिकारियों के लिए इन मैट्रिमोनियल मामलों के लिए। झूठे आरोपों के लिए राहत, झूठी शिकायतों के पीड़ितों को उनकी गरिमा प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मुआवजा, ये तमाम मांगे करते हुए याचिका दाखिल की गई। अब देखते हैं दोस्तों कि इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई।
साथ ही इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों के द्वारा की जा रही थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा कि हमें कोई कारण नहीं दिखता कि हम 498A IPC जो BNS की धारा 84 हो गई है, इसमें हम किसी तरीके का हस्तक्षेप करें। दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा कि यह दलील कि ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा कि आप जो मांग कर रहे हैं यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि बच्चों के वेलफेयर के लिए, महिलाओं के वेलफेयर के लिए स्पेशल कानून बनाए जा सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी। ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है? अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसके संबंध में कोई राय नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों न्यायमूर्तियों ने आगे और महत्वपूर्ण बात कही। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मौखिक रूप से कहा कि इस तरीके का व्यापक बयान नहीं दिया जा सकता। जज ने कहा कि दुरुपयोग की संभावना हो सकती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रावधान पर हमला नहीं किया जाना चाहिए और एक जर्नल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता कि मिसयूज ही हो रहा है। जेन्युइन केसेस भी होते हैं। आगे जस्टिस सूर्यकांत महोदय ने कहा, हम समझते हैं कि यह खबर मसालेदार है। IPC की धारा 498 का दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग के उदाहरण कहाँ हैं? इस तरीके के सवाल किए। वकील ने बताया कि भारत में घरेलू हिंसा के मामले केवल महिलाएं दाखिल करा सकती हैं, पुरुष दाखिल नहीं करा सकते, जबकि अन्य देशों में पुरुष भी दाखिल करा सकते हैं। इस बात के जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें किसी और देश का अनुसरण क्यों करना चाहिए? हमें तो अपने देश और अपने देश की जो परिस्थितियां हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। इन तमाम मांगों पर जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा और वकील से पूछा कि क्या वह व्यापक बयान दे सकती हैं कि दहेज के कारण महिलाओं के उत्पीड़न का एक भी मामला नहीं है। जज ने कहा, जहां पति या उसके परिवार को पीड़ित किया गया वहां कानून को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। अगर महिला को परेशान किया गया तो इस कानून को उसके बचाव में भी आना चाहिए। तो प्रावधान गलत क्या है? जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा, जो मैंने शुरुआत में कहा, कि अगर आपके पास अदालत में बैठने का धैर्य है, बहुत गंभीर टिप्पणी कही कि अगर आपके पास अदालत में बैठने का धैर्य है तो आप पाएंगे कि एक ऐसा मामला जहां महिला का पति उसका सिर काट दी, महिला के पति ने सिर काट दिया, क्या आप चाहते हैं कि वहां हम दुरुपयोग लागू करें? आप क्या बात कर रहे हैं? आप भारतीय समाज को जानते हैं? आप चाहते हैं कि हम कानून खत्म कर दें? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत ने कही। भरण पोषण के मामलों की समय सीमा निर्धारित करने पर खंडपीठ ने कहा कि मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जिसे वहन करने की क्षमता राज्य दर राज्य अलग अलग है। अगर हम समय सीमा के तहत डायरेक्शन दे देते हैं तो इससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों न्यायमूर्तियों ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला नीति निर्धारण से संबंधित है, पॉलिसी मैटर से संबंधित है। और जनहित याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के दिशा निर्देशों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, तमाम उन पीड़ित महिलाओं के लिए जिनको उनके पतियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, क्रूरता की जाती है डाउरी की डिमांड को लेकर के या और किसी वजह से, जिनको अलग कर दिया जाता है, परित्याग कर दिया जाता है, डेस्टिट्यूशन की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिन महिलाओं के साथ जेन्युइनली डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उन तमाम महिलाओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी कि इस तरीके का कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया। जर्नल एक ओपिनियन बनाई जाती है कि मिसयूज होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन केस टू केस डिफर करता है, जेन्युइन मामले भी होते हैं। तो ये थी दोस्तों इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।